बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आयशा यासीन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, नेचर, पर्पस, स्कोप एंड थ्योरी ऑफ ऑडिटिंग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग एंड पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। पर्पस में हमने पढ़ा था उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के पर्पसेस होते हैं। पर्पस होता है कि ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ओपिनियन देता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट एविडेंस लेकर कि आया कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही, वो अपनी ओपिनियन बताता है। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट करने के लिए जो लोग आते हैं ना, जो ऑडिटर्स होते हैं, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि उसी टाइम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मुकम्मल करके उसी टाइम में और फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, क्योंकि कंपनी ने एजीएम्स भी रखनी होती हैं। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, और ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की जानी होती है, यानी कि उन्हीं एजीएम के अंदर ही ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाती है उसी लिमिटेड टाइम के लिए। ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उसको उसी मैनेजमेंट से मिल रही होती है जिसने ये काम किया होता है। मैनेजमेंट अलग है और ऑनरशिप अलग है, ये बात पहले भी हो चुकी है। मैनेजमेंट वो होती है जो कंपनी को रन करती है, चलाती है, और ऑनरशिप वो होती है जो कंपनी में इन्वेस्ट करती है, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़िम्मेदार होती है, और तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करवाना और बुक्स एंड अकाउंट्स को बनवाना, ये सारा काम मैनेजमेंट के ज़िम्मे होता है। अब इसी मैनेजमेंट के काम को लिखा जा रहा होता है और इसी का ऑडिट किया जा रहा होता है। इन अकाउंट्स को जो प्रोवाइड कर रही होती है वो मैनेजमेंट कर रही होती है। इसका मतलब है मैनेजमेंट जो अकाउंट्स प्रोवाइड करेगी, जो इन्फॉर्मेशन देगी, ऑडिट भी उसी पर डिपेंड करती है। टाइमली मिली तो अच्छी बात है, अगर टाइम पर ना मिली तो क्या होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर लिमिटेड टाइम होता है, बिल्कुल होता है बाज़ औक़ात, और इस लिमिटेड टाइम में ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ट्रांजैक्शंस को 100% चेक कर सके, इसलिए वो सैम्पल टेस्टिंग करता है। कई बार तो सैम्पल टेस्टिंग से बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं, और जहाँ गड़बड़ लगती है वहाँ डिटेल चेकिंग होती है। लेकिन सैम्पल टेस्टिंग ज़रूरी नहीं होती कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करे। ये बात हमने स्टैटिस्टिक्स में भी सीखी है कि जब हम होल पॉपुलेशन में से एक सैम्पल ले लेते हैं और सैम्पल सोच समझ कर लिया जाता है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, और इसी सैम्पल पर किए हुए टेस्टिंग पर हम बोल देते हैं कि पूरी पॉपुलेशन का भी यही रिज़ल्ट है। लेकिन वो सैम्पल कैसे लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ यहाँ अकाउंट्स पर भी अप्लाई होती है। यही लिमिटेशन बन जाती है, और यही हमारा दूसरा लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिकल सैम्पल नॉट ऑडिट ऑफ ईच आइटम, यानी इतना टाइम नहीं होता कि ऑडिटर ईच एंड एवरी आइटम को टेस्ट करे। तो वो क्या करता है, तो वो स्टैटिस्टिकल सैम्पल की तरफ जाता है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में से सैम्पल को इकट्ठा कर लेता है और वहाँ से वो टेस्टिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। और फिर जो भी सैम्पल का रिज़ल्ट आता है वो एक होता है ना कि वो बाउंड होता है, वो एक उस टाइम लिमिटेड टाइम की वजह से उसको हो रहा होता है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पल, यही वजह है कि एरर्स और मिस स्टेटमेंट्स हमेशा ऑडिटेड अकाउंट्स में मौजूद होती हैं। अच्छा जी, और हमारा ये है एक और लिमिटेशन है, ऑडिट इज़ जजमेंट नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट जजमेंटल वर्क होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, यानी कि ये डिपेंड कर रहा होता है, हैविली डिपेंड कर रहा होता है प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर, यानी जो ऑडिटर का नॉलेज है, जो ऑडिटर का एक्सपीरियंस है, जो ऑडिटर का स्किल है, एंड इट्स एप्लीकेशन बाय द ऑडिटर। द पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिस्कवर्ड एरर ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी कि वो बहुत से ऐसे एरर हैं जो ऑडिटर्स को अनडिस्कवर रह जाते हैं, डिस्कवर नहीं कर पाता, टाइम की मौजूदगी की वजह से है, इंफॉर्मेशन पूरी ना मिलने की वजह से है, ये सब इस बात में आते हैं। तो इस वजह से ऑडिटर जजमेंटल होता है, ऑडिटर अपनी जजमेंट दे रहा होता है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, यानी 100% चेकिंग नहीं होती है। थर्ड है कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट मिसस्टेट कर देती है कोल्यूजन की वजह से। कोल्यूजन का मतलब होता है कि एक ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है, वो सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स से तीसरे शख्स में पास होगी। अब ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, अब जो शख्स पहला शख्स फ्रॉड कर रहा है वही फ्रॉड आगे जा रहा है, और ऑडिटर यहाँ पे डिफ्रॉड करने में नाकाम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये सब कुछ ये एक होता है, इसको बोलते हैं कोल्यूजन। ये लिमिटेशन बन जाती है, इनहेरेंट लिमिटेशन है कि ऑडिटर यहाँ पे भी ऐसे एरर एग्जिस्ट कर जाते हैं जहाँ जो भी अनडिस्कवर्ड होते हैं। ऑडिटिंग हमेशा परसुएसिव होती है, ऑडिट
नेचर भी उसकी परसेसिव है, ऑडिट एविडेंस भी परसेसिव होते हैं। ऑडिट कंक्लूसिव नहीं होता, यानी कंक्लूसिव का मतलब होता है कि बहुत दफ़ा ऑडिटर के पास चांस नहीं होता कि वो मैनेजमेंट की उसके पास चांस नहीं होता कि वो अपना कर सके, कंक्लूजन निकाल सके या उसको टेस्टिंग कर सके 100%, तो उसको मैनेजमेंट की ही बात माननी पड़ती है जो कि कंक्लूसिव नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। ऑडिट ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग, एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, उसका ऑडिट करना है। इसके लिए ऑडिटर को आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि उस पर डिपेंड होकर ही उसी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर ऑडिटर लिखेगा तो जिम्मेदार भी माना जाएगा, यानी कि जो बिल्डिंग जिसका वो ऑडिट कर रहा है, बट नॉट श्योर, यानी कि वो जो वैल्यू लिख रहा है वो करेक्ट भी है कि नहीं, लेकिन परस्यूसिव है कि वो भी एक एक्सपर्ट है जिससे वो वैल्यू लिखवा रहा है, इसने अपनी राय लिख दी है। हो सकता है कि वो करेक्ट ना हो, लेकिन ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ही कलेक्ट ना करे। ऑडिट एविडेंस इसीलिए इसको परसुएसिव बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि सर्टेन डिग्री ऑफ एरर मौजूद है। नेक्स्ट ऑडिट की लिमिटेशन है टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमेशा, जो हमने पहले भी बात की, शुरू में मैंने बताया कि टाइम लिमिटेड होता है और बाज़ औक़ात बैलेंस शीट टाइमिंग के बाद बन रही होती है, यानी कि बैलेंस शीट तो बन जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन जाती है उसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट भी दे देता है, लेकिन बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस हुई होती हैं जो कि उस टाइमिंग के बाद होती हैं, या बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ होता है जो कि बाद में होती है, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से उस रिपोर्ट के वो मीनिंग और वो सिग्निफिकेंस वो नहीं रहती, तो ये भी एक लिमिटेशन कहलाती है। नेक्स्ट है ऑडिट रिपोर्ट इज़ इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। ऑडिट रिपोर्ट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होती है, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट कभी भी तमाम एस्पेक्ट्स को कभी भी कवर नहीं कर सकती और हमेशा वाइटल इन्फॉर्मेशन को वो कवर करने की कोशिश करती है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रह जाती है, बाद वक़्त ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी रह जाती है। द वैल्यू ऑफ एन ऑडिट फॉर ए पर्टिकुलर यूज़र इज़ देयरफॉर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ यूजफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशंस, यानी कि अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल की अपनी लिमिटेशंस होती हैं हर कंपनी की, क्योंकि जो भी कंपनी ऑडिट करवा रही होती है वो रिलाई कर रही होती है ऑडिट वर्क पे, और ऑडिट वर्क रिलाई कर रहा होता है अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। अगर अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में लिमिटेशंस होती हैं तो ये लिमिटेशंस इफ़ेक्ट डालती हैं ऑडिट के रिज़ल्ट पे, यानी ऑडिट रिपोर्ट पे। द आउटपुट इज़ एज गुड एज द इनपुट। अगर इनपुट सही होगा तो आउटपुट भी सही आएगा। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो ऑडिट रिपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल होगी। अगर एक्सटर्नल सोर्सेज ही ज़्यादा नहीं मौजूद हैं तो फिर ऑडिट एविडेंस इतना भी रिलायबल नहीं होगा, सफिशेंट अप्रोप्रिएट नहीं होगा, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लिहाज से ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। इसलिए फिर इंटरनल सिस्टम के ऊपर अगर रिलाई नहीं किया जाता, ऑडिटर अपना थर्ड रिसोर्स करता है या कहीं और से इंफॉर्मेशन लेता है, तो ये सारी बातें कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी हाई लगेगी, जिसकी वजह से ऑडिटर को पार्शियल रिलाई करना पड़ता है, पार्शियल रिलाई, ताकि वो कॉस्ट को डिक्रीज़ कर सके और क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ ऑडिट। नेचर क्या है, नेचर का क्या मतलब है? नेचर ऑफ ऑडिट यानी कि ऑडिट की नेचर कैसी है। ऑडिट की नेचर परसुएसिव है, ऑडिट अश्योरेंस सर्विस है। अश्योरेंस का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एनी डाउट, यानी कि कोई भी डाउट नहीं है। अश्योरेंस सर्विस इज़ वन दैट मेक समथिंग फ्री ऑफ डाउट फॉर समवन, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अश्योरेंस। कौन कौन सी अश्योरेंस होती है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब होता है 100%, यानी कि विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी कि 0 एरर। समथिंग सर्टन, टू मेक समथिंग सर्टन, दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये तो हो गया एब्सोल्यूट। नंबर 2 है रीज़नेबल एश्योरेंस। रीज़नेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि जो सर्टन तो है लेकिन विद द सर्टन डिग्री ऑफ रिस्क, यानी उसके अंदर रिस्क भी मौजूद है, फैक्टर मौजूद है। लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब होता है कि वो एश्योरेंस तो प्रोवाइड कर रही है लेकिन एक लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड एक्सटेंट के साथ। दिस इज़ कॉल्ड लिमिटेड एश्योरेंस।
फाइनेंशियल ऑडिट हमेशा फाइनेंशियल इंश्योरेंस फाइनेंशियल अश्योरेंस फाइनेंशियल ऑडिट जो होती है वो हमेशा नॉर्मल सेंस होती है और रीज़नेबल अश्योरेंस देती है, यानी कि जो ऑडिटर होता है वो रीज़नेबल अश्योरेंस की तरफ जाता है, यानी कि विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ द रिस्क के साथ जाता है। ठीक है, तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ द ऑडिट। नेक्स्ट है जी ऑडिट की नेचर। हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि ऑडिट हमेशा अश्योरेंस सर्विस होती है। ऑडिट अश्योरेंस सर्विस होती है, ये एक बात है। ऑडिट इन्वेस्टिगेटिव होती है, ऑडिट एनालिटिक होती है, ऑडिट रिट्रोस्पेक्टिव होती है। अब ये क्या चीज़ें हैं? एश्योरेंस सर्विस हमने देखी कि फ्रीडम ऑफ डाउट है, एक कंपनी ऑडिट के ऊपर रिलाई कर सकती है। एक कंपनी थर्ड पर्सन को, इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाती है, आके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने को कहती है। क्यों कहती है? ताकि वो चेक कर सके कि इस कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं है, कि क्या जो फाइनेंशियल पिक्चर मेरे सामने पेश की जा रही है क्या वो वैसे ही है जैसे कंपनी में मौजूद है, कंपनी में जैसे होना चाहिए। क्या मेरे इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही, या कोई मैनेजमेंट जो ऑनर है उसको अंधेरे में तो नहीं रख रही। तो ये सारा काम कर रही होती है। इसलिए एक हम कहते हैं कि ऑडिट एश्योरेंस सर्विस होती है। अपनी तमाम तर लिमिटेशंस के बावजूद ऑडिट एश्योरेंस सर्विस होती है, वो श्योर करवा रही होती है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ऑडिटर, याद रखिएगा, ऑडिटर हमेशा शेयर होल्डर्स को जवाबदेह होता है, वो किसी को जवाबदेह नहीं होता, मैनेजमेंट को भी नहीं। ऑडिट इन्वेस्टिगेटिव होती है। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेटिव का मतलब होता है कि इसके अंदर ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कैरी किए जाते हैं ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, ताकि एक एक्सपर्ट की ओपिनियन बनाई जा सके। यानी कि इन्वेस्टिगेट करती है ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करता है ताकि वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सके। ऑडिट एविडेंस दोनों तरीक़ों से, सफिशिएंट भी और अप्रोप्रिएट भी, क्वालिटी वाइज भी क्वांटिटी वाइज भी सफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करती है। ऑडिट एविडेंस की बेस पे वो अपनी ओपिनियन देती है कि आया जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है वो ट्रू एंड फेयर, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे भी रही हैं या नहीं दे रही हैं। नेक्स्ट है एनालिटिक। एनालिसिस का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ होल इनटू द इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स इन ऑर्डर टू स्टडी द पार्ट्स एंड देयर रिलेशंस। एनालिसिस का मतलब है यानी कि ईच एंड एवरी अकाउंट्स के पार्ट्स को, अकाउंट्स के आइटम्स को, सेट ऑफ अकाउंट्स को टेस्ट किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है ताकि ट्रूथ एंड फेयरनेस को देखा जा सके, यानी कि जो सही है जो गलत है उन सबको देखा जा सके। तो कहा जाता है कि ऑडिट एनालिटिक है नेचर के अंदर, क्योंकि ये सेट ऑफ अकाउंट्स के ईच पार्ट को स्टडी करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। पर्पस क्या होता है? टेस्टिंग होता है ताकि ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे सके। नेक्स्ट है ऑडिट रिट्रोस्पेक्टिव होती है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है, रिट्रोस्पेक्टिव एक्चुअली स्टार्ट कब होता है? रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जो कि पास्ट से कंसर्न होता है, जिसका माजी के साथ ताल्लुक़ होता है। एक्चुअली रिट्रोस्पेक्टिव कब स्टार्ट होता है? कि जब कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीछे पढ़ के आए बीकॉम पार्ट 1 में भी, कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है कि सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर लेजर के अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है, फिर उसके अंदर बाकायदा एक बैलेंस अमाउंट्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस में लिखी जाती है। वहाँ से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यानी कि फ़ाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो अकाउंटिंग साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अकाउंटिंग साइकिल पूरे एक साल में चलता है, हर एक साल का अलग अकाउंटिंग साइकिल होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग साइकिल जैसे ही कंप्लीट होता है रिट्रोस्पेक्टिव शुरू हो जाता है। रिट्रोस्पेक्टिव एक्चुअली क्या होता है कि जो पहले से मेंटेन, यानी कि अकाउंटिंग साइकिल के ख़त्म होने के बाद अकाउंटिंग साइकिल के दौरान में जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए थे उन सब के ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं। उनको जो मेंटेन होते हैं रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। दैट्स वाई नेचर ऑफ ऑडिट इज़ इन्वेस्टिगेटिव, एनालिटिक, रिट्रोस्पेक्टिव। दैट्स वाई ऑडिट इज़ कॉल्ड अश्योरेंस। इतना सारा काम करने के बाद ऑडिटर अश्योर करता है कि वो जो दे रहा है वो जजमेंटल है, वो परसुएसिव नेचर है, वो उसकी अपनी तरफ से 100% कोशिश का नतीजा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आपकी बुक का पेज नंबर 24, 25 एंड 26 आपने इसको स्टडी करना है। जो चीज़ ना समझ आए आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसको स्टडी करने की कोशिश करें, इसको याद करें।
और उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।